Hello, good morning to all ninth class. We have complete our topic 3.1 and 3.2. In 3.1, we have read about South Africa, how established here democratic system, and 3.2 we read about why we need constitution, and now we are going to read topic number 3, formation of Indian constitutions. You should also try to speak in English, speak, dance in English, and talk in English. So I advise you that anything you think in your mind, translate in English. Only when you learn English. Thanks. And now we are starting to our lesson 3.3, भारतीय संविधान का निर्माण। दक्षिण अफ्रीका की तरह ही भारत का जो संविधान था वो भी बहुत कठिन परिस्थितियों से बना है। ऐसे नहीं बन गया कि सीधा ही, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा हमें इसके बीच में। भारत जैसे विशाल और विविधता का मतलब है यहाँ पर अनेक लोग रहते हैं और अनेक लोग अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। उनका पहनावा अलग, उनका खान पान अलग, उनकी वेशभूषा अलग, उनका जो रोजगार पाने का तरीका है वो अलग। कोई किसी तरह खाता है, कोई किस तरह खाता है, उनकी संस्कृति अलग। तो यहाँ के लोगों के लिए संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। भारत के लोग गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। यानी अब तक तो गुलाम थे वो, कभी मुसलमानों के, कभी अंग्रेजों के, कभी दूसरे उसके। वे अपनी हैसियत पाने जा रहे थे, खुद स्वतंत्र नागरिक होने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे, यानी किस धर्म के आधार पर किस किस का बंटवारा होता, इंडिया एंड पाकिस्तान, और इसमें लाखों बेकसूर लोग मारे गए थे। तो ये बंटवारे की विभीषिका का यानी इसका दंड झेला था। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाली अनुभव था। इतने ही लोग लगभग स्वतंत्रता संग्राम में मारे गए और इतने ही उससे भी ज़्यादा लोग आज़ाद होने के बाद मारे गए। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। ये एक बड़ी समस्या भी थी। अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों के शासकों को आज़ादी दे दी थी कि वे या तो भारत में चले जाएं या पाकिस्तान में चले जाएं, कि या तो वे भारत में विलय कर दें, विलय का मतलब मिला दें, और या पाकिस्तान में चले जाएं या स्वतंत्र रहें। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तो देश का जो भविष्य इतना सुरक्षित नहीं था, इतना शांतिप्रिय नहीं था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। आप अपने जो बुजुर्ग आपके घर में हैं, आपके पापा मम्मी, इनके दादा और नानी अगर जीवित हैं तो बहुत अच्छी बात। इनसे सुन के देखो आप कि कैसे 1947 में आज़ाद होने के बाद भी कितना दर्द, कितना कष्ट लोगों को सहन करना पड़ा था। और संविधान निर्माण का रास्ता कैसे निकला। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ ये था, दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह से संविधान निर्माण के दौर में सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति भारत में नहीं थी। ये फायदा था भारत के लिए। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर सहमति बन चुकी थी नेशनल लेवल पर। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ था। हम जो आंदोलन कर रहे थे वो किसके खिलाफ था, विदेशी सत्ता के। हमारे विचारों में समानता थी। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का काम करता था, बल्कि अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का काम करने का था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी लोगों में मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं,
पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति एक जैसी थी। यानी कुछ लोगों के विचार अलग थे कि भारत आज़ाद होने के बाद क्या संविधान के रूल रेगुलेशन होने चाहिए, और वो आज भी हैं, वे थोड़ा सा अलग सोचते हैं। तो 1928 आपको पता होना चाहिए कि 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी, यह आपने 8वीं में पढ़ा है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य लोगों ने भारत का संविधान लिखा था। शुरुआत कर दी थी यहाँ से। कब? 1928 में मोतीलाल नेहरू। कौन थे मोतीलाल नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर। और कांग्रेस के 8 लीडर जो थे, उन्होंने एक संविधान बनाने का काम शुरू कर दिया था। 1931 में, इम्पोर्टेंट पॉइंट है भी ये, 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी। यानी कराची में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था? 1931 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। तो एक प्रस्ताव रखा गया था कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, क्या होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार? अब 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वोट देने का अधिकार, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म जाति लिंग भेद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। इससे पहले 21 साल थी उम्र, वोट देने की जो उम्र थी वो 21 साल थी। तो स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठकों से पहले ही कुछ बुनियादी, यानी जो जिनसे के ऊपर संविधान या देश चलता है, उन मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने में से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया। यानी अंग्रेजों ने जो रूल बनाया था उसमें बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमज़ोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। कब चुनाव करवाए गए? 1937 में। किसके लिए करवाए गए? प्रादेशिक असेंबली के लिए। इसमें बनी सरकार पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं थी, परंतु विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि हमारे लोगों को कुछ सीखने को मिला, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और इनको चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया। यानी जो अंग्रेजों के टाइम में थी उन संस्थाओं को एज इट इज़ अपना लिया गया और इसे बनाया गया 1935 का भारत सरकार का कानून। यानी 1937 में जो कानून बनाया गया था उसी को एज इट इज़ छोटा हमारा संविधान मान लिया गया था, और ये भी आज का जो संविधान है इसमें एज इट इज़ स्वीकार किया गया है। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ चुका था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। यानी दूसरे देशों से अच्छी बातें अपनाने में, दूसरे देश के संविधान से अच्छी बातें अपनाने में कोई घबराहट या हिचक महसूस नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतांत्रिक के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित कानून बनाने की कल्पना करने लगे, लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल करना नहीं चाहते थे। वे हर कदम पर सवाल ज़रूर पूछते थे कि ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। इन सभी चीज़ों ने भारत के निर्माण में मदद की। अब हम चलते हैं, फिर भी भारत के संविधान के निर्माता थे कौन? वहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करते हैं उसे संविधान सभा कहते हैं। कोई भी आपसे प्रश्न पूछे संविधान सभा, तो ये आंसर है फर्स्ट 3 लाइन में, सेकंड पैराग्राफ। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, इनको नोट करते जाना है। इसके बाद देश 2 हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बट गया था।
संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई थी, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसने अपना कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस पैराग्राफ में सारी की सारी लाइन इंपॉर्टेंट हैं, आप इनसे बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं। हम जो हमारा लगभग 50-70 साल पहले संविधान बना था उसको आज भी अपना रहे हैं। क्यों भी, क्या कारण है? हमने पहले से ही एक कारण का जिक्र किया है। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में जो बुनियादी बातें बताई गई थी वहाँ के सामाजिक मुद्दों और राजनीतिक दलों की सहमति पर आधारित नहीं थी। कई देशों में संविधान है परंतु वह कागज का टुकड़ा या किसी अन्य किताब की दस्तावेज की तरह है, कोई भी उस पर उसका पालन नहीं करता। हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। लगभग पिछली आधी सदी से ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं, पर किसी भी बड़े सामाजिक या समूह या राजनीतिक दल के ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाए। यह हमारे संविधान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों से ही किया गया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का दबदबा था, बहुमत था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की लीडरशिप की अगुवाई की, परंतु स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य थे, जैसे एक परिवार के अंदर कई विचारों वाले लोग हो जाते हैं, इसी तरह इस कांग्रेस पार्टी में भी शुरू से ही ऐसे लोग थे जो अलग विचारधारा रखते थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, धर्म, वर्ग और पेशों के लोग थे। हमारा संविधान का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता तो इसका रूप कुछ आज और रहता। और संविधान सभा ने काम किया। संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता पर बल दिया। संविधान का यह काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप के प्रत्येक भाग पर कई दौर में यानी कई राउंड में चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और यहाँ तक कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया जाता था और उन्हें संभाल कर रखा गया। उन्हें कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। तो आपको ये सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी यहाँ से लेकर, और जो ये चित्र दे रखे हैं जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद का दे रखा है, इनके बारे में जो भी इनकी हिस्ट्री सर ज़रूर लिखना है क्वेश्चन बना के। ये कृष्णा गोपालचारी है, ये यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद है, ये यहाँ पर दुर्गाबाई देशमुख है, H.C. मुखर्जी है और जयपाल सिंह है, ये यहाँ पर सरोजिनी नायडू है, ये वल्लभ भाई पटेल है। इन सब के बारे में कम से कम 1-2 लाइन आपको याद होनी चाहिए। जैसे सरदार बलदेव सिंह जी हैं, हरियाणा से हैं ये, और कन्हैयालाल मणिक मुंशी हैं, सोमनाथ लाहिड़ी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनके बारे में बीजेपी ने अभी कोलकाता एयरपोर्ट का नाम बदल के रख दिया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एयरपोर्ट, या एक बंदरगाह का नाम भी चेंज किया है यहाँ से। और ये जवाहरलाल नेहरू हैं, श्री भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। तो इन सब के बारे में आप सबको छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिखना ज़रूर है। क्या थे ये, क्या काम किया था, किस पद पर थे,
क्या था, ये कहाँ से थे, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, सारी बातें लिखनी है और अपना काम अप टू डेट करना है। सोमवार से हम, हो सकता है आपका 10th का रिजल्ट आ जाएगा और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जानी होंगी, आपके पास टाइम टेबल होगा और आप इसको सभी जो स्टूडेंट्स हैं अपना ग्रहण करें। थैंक्स अ लॉट फॉर